हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्विक न्यूज एनालिसिस में 31 जनवरी 2024। और जैसा मैंने आपसे बोला है कि अगर आप ये न्यूज एनालिसिस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो यूपीएससी तो देखो इसी से होगा क्लियर। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। ठीक है, बिना करंट अफेयर्स को अच्छे से करे हुए प्रीलिम्स भले ही एक बार को क्लियर हो जाए, लेकिन मेंस तो देखिए क्लियर नहीं होगा। बीच में हमारा थोड़ा ब्रेक लग गया था, बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों के लिए थोड़ा न्यूज एनालिसिस को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं। सो आप लोग भी इसमें अपने सजेशन दीजिएगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे। बट चलिए आज के न्यूज हम लोग कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से ये न्यूज कवर करते हैं। लास्ट के कुछ 7-8 दिनों से ये नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज। एंड ऑल्सो आई वॉज ट्राइंग कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं आपके लिए। तो ये जो क्विक न्यूज एनालिसिस, इसका टाइम भी हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग बताइए वेदर यू वांट टू वॉच इट एट 10 AM 11 AM। किस टाइम आपको पसंद है, किस टाइम आप करना चाहते हैं। देन ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं वापस से मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी विद डीएस, इसको स्कैन करिए और जाइए टेलीग्राम चैनल पे। डेली आपके लिए एमसीक्यूज भी होंगे, उसके लिंक भी मैं शेयर करूंगा। आप प्रॉपर एनालिटिक्स के साथ देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस कि कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट। तो ये लिंक मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो जनवरी फरवरी ऐसे पूरे महीने के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जी हाँ, आपको एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस देंगे, जो आप प्रैक्टिस करिए और अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर करिए कि आपका आने वाला प्रीलिम्स या मेंस एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो पहली न्यूज की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आज अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन देखिए जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर वो रीजन स्टेबल नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे नेबरहुड पे भी पड़ता है, हमारे रिलेशंस पे भी पड़ता है। तो इमरान खान जो हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि इमरान खान को सजा सुनाई गई है एक स्पाइंग, कह सकते हो स्पाइंग या साइफर केस है बेसिकली। साइफर क्या है? एक बेसिकली एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक्चुअली केबल जिसको हम बोलते हैं, ये इनके एम्बेसडर की बातचीत हुई थी वॉशिंगटन में। उसको लेके है कि इन्होंने पब्लिकली उसको डिस्क्लोज कर दिया था। माना यह जा रहा है कि इन्होंने जो डिस्क्लोजर किया है उसमें ये ऐसा था कि जो यूएस है उसने प्लान किया था इनका आउस्टर। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इनके खिलाफ लाया गया, इनकी सरकार के खिलाफ, उसमें यूएस के सीआईए और बाकी सारे एंटिटीज इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो लोग बड़े नाखुश थे इनकी डीलिंग विथ द रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि इन्होंने पब्लिकली जो है उसको कंडेम नहीं किया था। तो इमरान खान ने पब्लिकली क्लेम किया कि कैसे ये कॉन्स्पिरेसी है इनके खिलाफ, इनकी सरकार को गिराने के लिए। तो इसके ऊपर यहाँ की जो इनकी, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई होती है, वैसे एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यहाँ की, इन्होंने भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंदर इनको कॉन्विक्ट किया है। और फिर स्पेशल कोर्ट में जब ये केस गया तो स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक अपना पूरा टेन्योर तो कंप्लीट नहीं किया है। ये भाई साहब भी अब कहाँ ही कल कंप्लीट कर पा रहे हैं, नए प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे मिलिट्री का इतना ज्यादा दबदबा है, आईएसआई का इतना ज्यादा दबदबा है कि वो स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस विद चाइना इन इंडिया, वो प्राइम मिनिस्टर की या सिविलियन गवर्नमेंट की चलने ही नहीं देते हैं। तो या तो वो जो मिलिट्री जनरल है वही तख्ता पलट करके कू डिटाक करके वो आपके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वहां चलती नहीं है किसी की। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इंडिया में भी इसको लेके प्रोविजन है? क्या इंडिया में ओएसए एप्लीकेबल होता है? किस कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में। अगली न्यूज भी अगेन रिलेटेड टू करप्शन ही है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जो आपके अरेस्टेड एमपी हैं संजय सिंह, उन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई थी कि कैसे वो लॉन्डर कर सकते हैं मनी को। तो एसपीवी अब टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये न्यूज में भी आता है। और स्पेशल पर्पस एजेंसी, अगर आप देखें, एक लीगल एंटिटी बनाई जाती है जिसका एक पर्पस होता है स्पेसिफिकली कि एक डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर, अगर हम देखें एक्टिविटीज के लिए, कंपनी के एसेट को और एक्टिविटी को मेन ऑपरेशन से अलग करने के लिए होता है। तो ये जो एसपीवीज होते हैं, जैसे मिशन कर्मयोगी जो है, अगर आप देखें दोस्तों, वो भी एक स्पेशल एसपीवी के अंदर बनाया गया है।
तो फंडिंग से लेके मैनेजमेंट से लेके सारी चीज ये एजेंसी मैनेज करती है। सो एसेट और एक्टिविटी जो है ट्रांसफर किए जाते हैं एसपीवी को, एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाती है जो प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स और लेंडर्स विद अ ग्रेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। एंड जो एसपीवी और स्पॉन्सरिंग कंपनी होती हैं वो जनरली जो पेरेंट कंपनी होती हैं उनके पास मेजर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी थ्रू इंश्योरेंस। तो एक तरीके से ये एंटिटी अलग से बनाई जाती है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाते हैं ताकि उसका फंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी चीजें अलग हो जाएं और ये काम अच्छी तरीके से हो पाए। बट अब ईडी जो बोल रहे हैं उसका ये कहना है कि ऐसे कई सारे जो इलीगल एक्टिविटीज थी, करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज थी, उनको एसपीवी के थ्रू रूट किया जाता था। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल और एजेंसी ही बनाई गई थी। वो जो है उसके लिए ही आप देखें ये पर्पस जो था उसका मेजरली जो था मनी लॉन्ड्रिंग को लेके था। सो बेसिकली एसपीवी जो है इसका मिसयूज किया गया है, ऐसा ईडी का कहना है। तो अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आप देखें जो रिवर लिंकेजेस प्रोजेक्ट हैं इंटरकनेक्शन को लेके ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। पहले भी आपको याद है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को लेके प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है। केन बेतवा जो था वो इंपॉर्टेंट था, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। सिमिलरली अब ये कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये राजस्थान में अप्रूव हुआ है, काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था और ये अब न्यूज में आया है। सो राजस्थान गवर्नमेंट में अगर आप देखें एमएयू साइन किया है एमपी जो है उनके साथ, और ये बेसिकली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होगा। और ये जो है इंटरलिंकिंग की बात कर रहा है पार्वती, काली सिंध नदी और चंबल नदी। तो कहाँ पे है ये देखिए, ये ट्रिब्यूटरी है, चंबल नदी में जाके मिलती है पार्वती नदी और काली सिंध नदी, और ये जाके फाइनली यमुना में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केन बेतवा इंटरलिंकिंग पहले भी न्यूज में था, प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो इसमें 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोनों राज्यों में जिनको बेनिफिट मिलेगा इस वाटर एग्रीमेंट शेयरिंग में। 25 लाख फैमिलीज जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वैसे देखिए ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये स्टेट पीसीएस अगर आपका राजस्थान या एमपी का है तो उसमें डेफिनेटली आ सकता है या मेंस में आएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है वाटर शेयरिंग का। कौन सी नदियों को लिंक किया जा रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जान लीजिए। सो इंटरलिंकिंग ऑफ पार्वती नदी एंड काली सिंध नदी जो जाके मिल जाती हैं आपकी चंबल नदी में, और उसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमी की न्यूज पे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल इंटरिम बजट आएगा क्योंकि इलेक्शन ईयर है, और इकोनॉमिक सर्वे के भी चांसेस कम है कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ये स्टेट ऑफ रिव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी आया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट आई है कि बेसिकली क्या स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो हिंदू वालों ने ये 10 ईयर रिपोर्ट कार्ड के बारे में थोड़ा एक आप कह सकते हो क्रिटिकल एनालिसिस निकाला है जो कि वो निकालते हैं। तो अहेड ऑफ द इंटरिम बजट इनका ये कहना है कि ये जो रिव्यू है ये सिग्नल करता है कि जो जीडीपी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। जीडीपी ये कह रहे हैं कि 7% ग्रो करेगी बाय 2030। एंड ये इसके बियॉन्ड जा सकता है 2030 में। अभी तो 2024-25 के डेटा के हिसाब से ये बोल रहे हैं। और $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन जो है 3 साल में पहुंच जाएगी। एंड जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना सकता है, और $7 ट्रिलियन मार्क जो है हम पहुंच सकते हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है ये 2030 तक। प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये। एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें कि डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ माना जा रहा है 2014 के बाद। एंड बट हिंदू का ये कहना है कि भाई कई बार आप देखें ये जो इश्यूज थे, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी थे इकोनॉमी में, पहले जो थे डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इस सरकार में डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग रही है। एंड उसके अलावा हम देखें कि इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है G20 नेशंस में। एंड रिव्यू ये भी बोलता है कि इंडिया की जो 7% ग्रोथ है वो तब आ रही है जब बाकी देश जो हैं दुनिया के वो 2% की ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं। एंड काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है अगेन। एंड ये एक तरीके से आप देखें कि इस पे हिंदू का कहना है कि ये बड़ा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें हमारी जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा, अगर हम देखें जनरली जो है डीलिंक्ड है फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ ड्राइव करती है मोर देन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो तो कर रहे हैं बट उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहे, तो एक्सपोर्ट्स का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी रोल नहीं है जितना ज्यादा हमारा जो डोमेस्टिक
एक्टिविटीज हैं उसमें जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है, ये इस हिंदू के जो आर्टिकल उसका कहना है। Now that the twin balance sheet problem inherited from UPA days have turned into an advantage, it must translate into a wider private investment. तो इसमें जो के शेप रिकवरी की बात की गई थी कि कुछ सेक्टर्स जो है वो तेजी से रिकवर कर रहे थे, कुछ इतनी तेजी से रिकवर नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं है, सारे सेक्टर तेजी से रिकवर कर रहे हैं। 4 साल के 7% प्लस ग्रोथ और पोस्ट पैंडेमिक में अगर हम देखें कमेंडेबल रहे हैं। उसके साथ साथ रिव्यू ये भी बोलता है कि ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर अप्रोच फॉलो किया गया है टू हेल्प एंड एनलार्ज द कंजम्पशन बेस, कि मिडिल क्लास जो है वो इंडिया का काफी तेजी से एक्सपैंड हुआ है। ये आपके सोशोलॉजी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, कि मिडिल क्लास कैसे तेजी से ग्रो कर रहा है, सोसाइटी के टॉपिक के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिपोर्ट ये भी मेंशन करता है कि लर्निंग आउटकम हो गए, हेल्थ सेक्टर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। उसके साथ साथ जीएसटी जो है वो कैसे लैंडमार्क रहा है और उसमें भी कैसे तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें दोस्तों, मैंने प्लान किया है कि आप लोगों के लिए स्पेशली जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए मैं इकोनॉमी एनसीईआरटी सीरीज चैलेंज चालू कर रहा हूँ। 21 डेज चैलेंज है, जिसमें डेली मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको समरी की, ये जो इंडियन इकोनॉमी का रिव्यू है। और इसमें हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं कि आपके लिए बहुत इजी हो जाए स्टैटिक कॉन्सेप्ट को लिंक करना इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी आपके लिए इतनी इजी हो जाएगी कि आपको कभी नहीं लगा होगा कि इकोनॉमी इतनी इजी हो सकती है। साथ साथ 2024 में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, इसके बारे में भी हम लोग इस पीडीएफ में कवर करेंगे। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उस पे ये हम लोग कल से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। साथ साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लोग हम अपने प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे। तो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा इस सेशन के बाद, कि कैसे आप टेलीग्राम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो न्यूज़ है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी में अगर हम देखें, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, और विमेन के जो पार्टिसिपेशन रेट है उसको भी मेजर करना काफी सिग्निफिकेंट है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ को, जैसा हमने बात करी पिछले आर्टिकल में, कि हमें $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है बाई 2030 के उसके ऊपर तक, तो इसमें एक इंटरनल फीमेल माइग्रेशन को लेकर आर्टिकल आया जिसमें कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए मिल सकते हैं। तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो डेटा कलेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ये बताता है कि 27% अगर हम देखें जो है फ्रॉम जून 2020 टू 21 के बीच में, ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किया गया कि इट इज अ मेल डोमिनेटेड नैरेटिव। और स्पेशली इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे विमेन जो है, स्पेशली ऑफ वर्किंग एज, जो है काफी ग्रेटर शेयर है ऑफ द माइग्रेंट पूल, बट उनके लोग उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में इतनी ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो इसीलिए इंडिया का जो फॉलिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसके बारे में चर्चा की इन्होंने बात की है। तो अगर हम डेटा की बात करें, जो लेबर फोर्स सर्वे डेटा है वो ये बताता है कि लीडिंग रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ वुमेन जनरली क्या है, ये हमने पहले भी बात करी है इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में। मेजरली जो है महिलाओं में मैरिज होती है, फिर होता है माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स एम्प्लॉयमेंट। और अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे हम ये एस्टिमेट कर पाए कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट शॉक, फूड सिक्योरिटी जो है ये भी क्या माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है महिलाओं के लिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें जो डेटा है उस 3 क्वार्टर का, वो ये बताता है दैट माइग्रेंट women जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ द माइग्रेंट women आर इन सेल्फ वेज एम्प्लॉयड जॉब्स, एंड 12% जो है वो कैजुअल लेबर में है। इसमें कोविड का काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड वर्किंग एज वुमेन जो अगर हम देखें वो काफी ग्रेटर शेयर है ऑफ इंडियाज माइग्रेंट पूल। और उसको लेके इसमें इन्होंने कुछ पॉलिसी मेजर्स जो हैं अगर सजेस्ट किए हैं कि कैसे हम उनकी स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें, एक और भी बड़ा फैक्टर है कि अंडर एस्टिमेशन भी है थोड़ा ऑफ द डेटा ऑफ द नंबर ऑफ माइग्रेंट वुमेन जो इन्वॉल्व हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो इसमें हमें पहले तो इसको एड्रेस करना है। उसके साथ साथ जो डेफिनेशनल इशू है विमेन की, या फिर विमेन के खुद के जो बिलीफ है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट वुमेन जो है, अगर हम देखें जो डेफिनेशन एम्प्लॉयमेंट की वो बोलता है कि अगर आपको कुछ सॉर्ट ऑफ वर्बल या रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी है एम्प्लॉय के साथ तो उसको लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। सो जनरली अगर आप देखें, इसमें अगर आप देखें विमेन आर लार्जली क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड। तो डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, डेफिनेशन को सही करना है। उसके साथ साथ देखें एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो ओवरलुक किया जाता है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
दैट विमेन जो अलाउ करते हैं विमेन को कि वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ कैसे बैलेंस कर सकती हैं अपने काम के साथ। तो जनरली विमेन दे ट्राई टू वर्क कि वो अपनी डोमेस्टिक चोर्स को भी मैनेज कर पाएं। सो वर्किंग एज अनपेड फैमिली वर्कर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस और बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इज द कॉमन अमंगस्ट, अगर आप देखें महिलाएं जो घर के कामों में इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि वो बाहर जाएंगी तो अपनी जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं शायद उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बट ये कहीं ना कहीं आप देखें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ द फॉलिंग ऑफ द द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स। उसके साथ साथ देखें जो पीएलएफएस का डेटा है वो बताता है 85% ऑफ द वुमेन हैव लेस देन 10 इयर्स ऑफ एजुकेशन व्हिच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। उसके साथ साथ लैक ऑफ सोशल नेटवर्क, स्पेशली जब वो माइग्रेट कर जाती हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं रहती है, कोई कनेक्शंस नहीं रहते जो हेल्प कर सके उन्हें जॉब अटेन करने में, ये कुछ चांसेस हैं जो उनके एम्प्लॉयमेंट को लेके हिंडर करते हैं। उसके साथ साथ सॉरी उसके साथ साथ कोविड 19 जो लॉकडाउन हुआ उसमें डेटा ये बताता है बड़ा इंटरेस्टिंग कि 55% ऑफ द वुमेन जो हैं दे नेवर एक्चुअली रिटर्न टू द प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड जो लौटी भी उन्होंने दे अर्न ओनली 56% ऑफ द प्री पैंडेमिक इनकम। तो ये कोविड के बाद अगर हम देखें स्पेशली विमेन सेंट्रिक एम्प्लॉयमेंट जो है काफी अच्छे तरीके से रिकवर नहीं कर पाया, एंड रिगार्डलेस ऑफ द स्पार्स नंबर ऑफ माइग्रेंट वुमेन फॉर्मली काउंटेड लेबर फोर्स, female migration for labor employment increased by 101% between 2001 and 11, बट मेजरली इनविजिबल रहा। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा हर्डल्स थे, मार्जिनलाइजेशन था। सो पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से देखें विमेन माइग्रेंट्स, क्योंकि माइग्रेंट्स जो है बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है इसलिए इतना ज्यादा इसके बारे में बात नहीं होती है, बट ये एनजेंडर करता है पॉलिसी मेकिंग। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एनजेंडर, इसको लेके पूरा बवाल मच गया था यूपीएससी मेंस में जब एसए का क्वेश्चन आया था। एनजेंडर्ड जो है, ठीक है, सो एनजेंडर्ड मतलब खतरा, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो विच इज पोअरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द नीड्स मोटिवेशन कंडीशंस ऑफ फीमेल माइग्रेंट्स। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो इंडिकेट करता है माइन्यूट परसेंटेज जो महिलाएं हैं जिनका एक्सेस है टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कोई डेटा नहीं है फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एंड देयर इज आल्सो अ लैक ऑफ टाइम यूज डेटा। तो डेटा एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में पॉलिसी मेकिंग को लेके। तो इनके बारे में बात होनी चाहिए, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, इनको लेके सरकार को फोकस करना चाहिए। और इसीलिए एक रिलेटेड न्यूज है, देखिए आज इन्होंने आर्टिकल लिखा और उसी में देखिए रिपोर्ट आ गई कि सेंटर विल स्टार्ट अ सर्वे ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। देखिए ये तरीका होता है न्यूज़पेपर एनालिसिस करने का कि एडिटोरियल आया और उससे रिलेटेड न्यूज जो आई हमने साथ में पढ़ लिया, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट तैयार हो गया उस टॉपिक को लेके। तो स्टडी जो है वो असेस करेगा स्प्रेड ऑफ वुमेन एम्प्लॉय फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, रनिंग क्रच, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, और ये वुमेन इन द वर्क फोर्स फॉर विकसित भारत में स्मृति ईरानी जी जो हैं उन्होंने इसके बारे में बात करी है। तो लेटेस्ट रिजल्ट जो है पीएलएफएस के रिलीज किए गए उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंक्रीज हुआ है वुमेन पार्टिसिपेशन रेट का। और जो सर्वे कंडक्ट किया गया था उसमें आप देखें कि महिलाओं को लेके और स्पेशली कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जा सकता है उसको लेके चर्चा की गई है। तो इसमें लेकिन जो है माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस है आर्टिकल का, यहाँ पे ओवरऑल बात की गई है, बट देन ऑफ कोर्स ये जो है हेल्प करेगा पॉलिसी मेकिंग में। सो दोनों इंटरलिंक टॉपिक्स हैं इसलिए साथ में पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, और इन्वायरमेंट के लिए तो रहती है, कुछ ना कुछ आता रहेगा हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम कवर करेंगे। इंडिया ने नॉमिनेट किए हैं 12 फोर्ट्स फॉर मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये लिस्ट है, इनको एक बार देख लीजिएगा। नाम मैपिंग को लेके सवाल आ सकता है। उसके अलावा स्नो लेपर्ड की काउंटिंग की गई है, 4 साल का सर्वे जिसमें इंडिया में काउंट 718 बताया जा रहा है। हाईएस्ट नंबर जो है इज इन लद्दाख, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो लद्दाख में एस्टिमेट की गई है 477, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड देन हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कैमरा ट्रैप जनरली बहुत शाई क्रीचर होते हैं स्नो लेपर्ड, तो इनका 4 साल तक डेटा असेस किया गया, सर्वे किया गया, जिसके बाद ये डेटा आया है। दोस्तों इसके अलावा आप में से काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे स्पेसिफिक प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज को लेके। तो अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम ये लेसन दोस्तों इसमें ऐड होते रहेंगे हर दिन, तो पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का हम लोग रिकैप करेंगे, इसमें मैं आपको पीडीएफ दूंगा पूरे 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स की, और इसको हम लोग 25 लेक्चर्स में कवर करेंगे। 25 से 30 लेक्चर्स में ऑनगोइंग जो करंट अफेयर चल रहा है उसको तो करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स इसमें कवर करने वाले हैं, अलोंग विथ प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगा, जो मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि ये बेस्ट क्वालिटी होगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
उसके साथ साथ अगर आप आईआर का कोर्स करना चाहते हैं विद मैपिंग, इंडियन पॉलिटी का प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हैं, या फिर अगर आप मेरे कोर टॉपिक से जुड़ना चाहते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज भी दोस्तों इंक्लूडेड है। इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 10 होंगे सेक्शनल टेस्ट, 15 होंगे वेरिड टॉपिक्स के टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और 5 आपके जो होंगे वो होंगे सी सैट के भी टेस्ट होंगे। और सोशोलॉजी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, यहाँ से एनरोल कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको जाना है वेबसाइट पे upsc.dipanshusinh.com/learn। ठीक है, upsc.dipanshusinh.com/learn। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाइए dipanshusinh.com, वहां पे पेड कोर्सेज पे क्लिक करिए, आपको ऑटोमेटिकली ये लिंक मिल जाएगा। सो ये यहाँ से आप प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंटोरशिप की डिटेल भी आपको मिल जाएगी इफ यू गो टू दिस साइट, या फिर अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं dipanshusinh.com, वहां पे मेन्यू टैब में दिया हुआ है, डायरेक्टली आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, आप में से कुछ लोगों के लिए रिक्वेस्ट थी, तो मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम और कोर्सेज को अलग कर दिया। अगर आप सिर्फ मेंटोरशिप चाहते हैं उसका अलग पैकेज है, और अगर आप मेंटोरशिप के साथ कोर्सेज, वीडियोस एंड नोट्स चाहते हैं उसका एक अलग पैकेज है। तो वो दैट दैट वे यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज, फिलीपींस वियतनाम ने अग्रीमेंट साइन किया है ऑन साउथ चाइना सी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, साउथ चाइना सी में चाइना के जो 9 डैश लाइन का जो क्लेम है, उससे परेशान होकर ये सारी कंट्रीज जो हैं वो काफी नाराज हैं। और साउथ चाइना सी में ब्रॉडर कोऑपरेशन जो है बिटवीन कोस्ट गार्ड्स के लिए, वो फिलीपींस एंड वियतनाम ने ये अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो इनके क्या जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ईईजेड्स क्लैश करते हैं, बट चाइना क्लेम करता है कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से इनका ये पूरा क्लेम है। तो पैरासील आइलैंड्स, पाटली आइलैंड्स, काबुलो शोल, ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैपिंग में अगेन इसका सवाल आता है विद द लोकेशन। तो यहाँ पे आप देखें, जो ये चाइना का क्लेम है, इसमें मलेशिया का क्लेम, वियतनाम का क्लेम, फिलीपींस का क्लेम, इन सारी कंट्रीज, ब्रुनेई का क्लेम, इन सारी कंट्रीज के ईईजेड पे जाके क्लैश होता है। उसके अलावा इंडियन नेवी ने जो हाईजैकिंग बिट थी सोमाली पायरेट्स की, उसको फॉइल किया है इन द गल्फ ऑफ एडन। जैसा कि आप जानते हैं, दिन पर दिन ये एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही हैं। अब की बार इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया ने 19 पाकिस्तान नेशनल्स को रेस्क्यू किया है। और एक अनदर इंसिडेंट था जिसमें इंडियन नेवी के साथ सीशल्स डिफेंस फोर्सेस ने, श्रीलंकन नेवी ने अगेन एक श्रीलंका की जो शिप है उसको हाईजैक करने से रोका है। तो ये एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा पायरेसी होती है, हाई रिस्क एरिया एंड मीडियम रिस्क एरिया। आपको पता है इंडिया जो है वो यहाँ पे नेवल ऑपरेशंस कैरी आउट करता है फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अलोंग विद ओमान एंड अदर कंट्रीज। तो अभी हूथी रेबल्स के काफी अटैक हो रहे हैं दोस्तों यमन से, स्पेशली जब से इसराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है। बट ये जो पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया कोई नया इशू नहीं है, 2011 और उसके पहले से काफी चल रहा है ये। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। हम हर दिन इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए अपडेट करते हैं डेली करंट अफेयर्स के, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ जैसा मैंने बताया कि हम लोग आपके लिए क्यूएनए को और अच्छे से मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, ओपिनियन लेना चाहता हूं। क्या हम न्यूज एनालिसिस को स्प्लिट कर दें इन 2 पार्ट्स? एक होगी प्रिलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड न्यूज, और एक होगा सिर्फ एडिटोरियल एनालिसिस। आपका क्या विचार है इस बारे में? दोनों जो है लगभग 20 मिनट, और ये 15 से 20 मिनट, टोटल 40 मिनट्स में हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको लगता है हमें ये करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस या नो बताएं, क्या विचार है इसके आपके इसके बारे में। मैं देखिए कोशिश ये करना चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे न्यूज एनालिसिस का, 1 से 1.5 घंटे आपको ना देखना पड़े। बट कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं आप इसके भागीदार बने, आप पार्टिसिपेट करें इस चीज में, और मुझे बताएं। तो बाकी डिटेल्स आपको सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। और जो एनसीईआरटी सीरीज जो मैं चालू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फॉर प्रीलिम्स, ये चैलेंज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसमें हम लोग अभी इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पॉलिटी करेंगे, और भी जो एनसीईआरटीज हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।